फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने सीआरपीसी पढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि सीआरपीसी में हमने लगभग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक्स क्वेश्चंस पॉसिबल थे मैंने उसको कवर किया है। फिर भी कुछ जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी, बट अभी के लिए मैं प्रोसीड आपसे करते जा रही हूँ एविडेंस एक्ट पे। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने सीआरपीसी काफ़ी कवर कर लिया है जितना इम्पोर्टेंट है, तो हमें और भी प्रोसीजरल लॉ में सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझना चाहिए। तो इसलिए एविडेंस एक्ट जो दिखना तो काफ़ी छोटा है, 167 सेक्शन है, लेकिन इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। वाई? बिकॉज चाहे आप फ्रेशर हो, बिगनर्स हो, लॉ स्टूडेंट्स हो, या फिर आप जुडिशियल या एपीओ एस्पिरेंट हो, तो अगर आप इस सब्जेक्ट पे कमांड कर लेते हैं और बाई चांस आपको उतने अच्छे से सीआरपीसी नहीं भी समझ में आता है, तो भी आप जब मेंस में क्वेश्चंस आते हैं तो आप चाहे तो एविडेंस और सीपीसी इधर के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं और सीआरपीसी का कोई एक क्वेश्चन पिकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एज हो सकता है अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लें। उसके अलावा एपीओ की जो वैकेंसीज़ हैं, एपीओ के जो एग्जामिनेशंस हैं, तो वो बिहार का तो जैसे आप जानते हैं कि अभी नहीं हो रहा है, बट वो होगा। और उसके अलावा यूपी में भी, क्योंकि सिर्फ 17 पोस्ट का एग्जामिनेशन हुआ है और एक्चुअली में पोस्ट अभी हैं, तो उसके लिए भी कभी भी निकल सकता है उसके लिए वैकेंसी। तो अब जब निकलेगा तो वो 150 अराउंड 150 वैकेंसी निकलेंगी यूपी का एपीओ का। और उसके अलावा देखते हैं, अगर आप यूपी की आपने कभी भी प्रिपरेशन करी है तो उत्तराखंड का भी आप देखेंगे। उत्तराखंड में ज़्यादा वैकेंसी पोस्ट तो नहीं निकलती हैं, सिर्फ 35 या इसी तरीके से निकलती है, लेकिन वहाँ पे भी सेम सिलेबस सेम है और बाकी सब कुछ जो यूपी से मैच करते हैं वो चीज़ें सेम हैं, ठीक है। प्लस एविडेंस एक्ट आपके अपार्ट फ्रॉम द एपीओ जुडिशरी में भी काफ़ी यूज़फुल है। और अगर आपको सीआरपीसी बहुत आप बिगनर्स हैं, आप सीआरपीसी को बहुत अच्छे से नहीं भी समझ पा रहे हैं, अगर आप एविडेंस एक्ट पे अपना कमांड कर लेते हैं तो भी आप यू कैन बी सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं एविडेंस एक्ट का आज मैं आपको ओवरव्यू देने जा रही हूँ। एविडेंस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो सिविल और क्रिमिनल दोनों जगह एप्लीकेबल है, और हमें इसको कोई भी, वैसे तो कोई भी लॉ सब्जेक्ट्स को हमें लॉजिक से देखना चाहिए, पर ये एक एक्ट ऐसा है कि अगर यहाँ पे हमने लॉजिक नहीं अप्लाई किया, कॉमन सेंस नहीं अप्लाई किया, तो पूरा का पूरा ब्लर इमेज आ जाएगी, हमें समझ भी नहीं आएगा, एग्जामिनेशन में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि एविडेंस एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता। तो वो आप देखेंगे सेक्शन 3 में देखेंगे, तो एर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल होता है, एर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में नहीं एप्लीकेबल होता है। दूसरी चीज़, एफिडेविट्स पे एविडेंस एक्ट नहीं लगता है, यानी जो भी आप एफिडेविट देते हैं वहाँ पे कोई उसके लिए आप एफिडेविट में देते हैं ना, दैट यू स्वेयर ऑन द फैक्ट कि आप ये बिलीव कह रहे हैं और ये मान रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई प्रूफ अलग से नहीं देते, तो यहाँ पे एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके अलावा एविडेंस एक्ट में हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सेक्शन 3 में देखते हैं, तो यहाँ पे एक एक चीज़ का जो डेफिनेशंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो डेफिनेशंस आप अभी से याद करके रखेंगे, तो आप मेंस में वो आपको लिखनी होगी, क्योंकि जब आप लिखेंगे नहीं उसको, आप कितना भी उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझा लें, बट वो डेफिनेशन प्रोड्यूस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सपोज फैक्ट का डेफिनेशन है, ठीक है, तो आपको फैक्ट का डेफिनेशन आपको याद करना होगा। और याद आपको कैसे होगा? याद आपको कोई भी चीज़ एक्ट में सबसे पहले आपको इलस्ट्रेशन पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट का देखेंगे तो क्या है, एनीथिंग विच इज़ परसीव्ड बाय सेंसेस इज अ फैक्ट, ठीक है। और
दैट अ मैन सॉ समथिंग इज अ फैक्ट, दैट अ मैन हर्ड समथिंग इज अ फैक्ट, दैट अ मैन होल्ड सर्टेन ओपिनियन इज अ फैक्ट। तो दीज आर द इलस्ट्रेशंस। तो जब आप इलस्ट्रेशन पहले पढ़ेंगे, पहली चीज़ आपको समझ में जल्दी आएगा, उसके बाद आप डेफिनेशन पढ़िए, ठीक है। तो फैक्ट का आप डेफिनेशन पढ़िए, दैट फैक्ट इज एनीथिंग और रिलेशन ऑफ थिंग्स दैट आर केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने भी डेफिनेशंस हैं उसको पढ़िए। फिर फैक्ट इन इशू की बात, तो फैक्ट इन इशू का भी आप पहले इलस्ट्रेशन देखिए। इलस्ट्रेशन आप सिर्फ जो बुक में लिखा है उसे मत देखिए, और भी आप समझ सकते हैं इलस्ट्रेशन। सिंपल सी बात है, एक लेमैन, बिल्कुल लेमैन एग्जाम्पल्स आपको लेना है। जैसे कि हम ये मानते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, ठीक है। तो ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो ये बात को इस्टेब्लिश करता है, तो दैट इज फैक्ट एंड इशू, ठीक है। फिर रेलेवेंट फैक्ट की बात आती है। तो रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? तो रेलेवेंट फैक्ट जो भी फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड फैक्ट है वो हो गया रेलेवेंट फैक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी का मर्डर किया है, तो जब ये केस चलेगा तो फैक्ट एंड इशू क्या हो गया? यहाँ पे फैक्ट एंड इशू हो जाएगा कि ए ने बी का मर्डर किया, तो वो सबसे पहले मर्डर किसने देखा, ठीक है। और अगर इस तरह के फैक्ट है कि ए ने बी से मर्डर के पहले क्या कहा, ठीक है, या फिर और क्या सिचुएशन थी, तो ये सब रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, जो कि आप देखेंगे सेक्शन 6 में 6 से लेकर 55 तक एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एविडेंस एक्ट में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन भी आता है, मेंस में क्वेश्चन आता है, यूपी में भी आता है, बिहार में भी आता है, और भी जगह पे आता है। क्वेश्चन आता है कि रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी में क्या फ़र्क है। इसका मतलब कौन सा फैक्ट जो है वो महत्वपूर्ण है, रेलेवेंट है, और कौन सा फैक्ट जो कोर्ट एडमिट करता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो कई बार स्टेटमेंट आ जाता है कि रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी इज नाइदर सिनोनिमस नॉर कोएक्सटेंसिव, यानी कि ये दोनों ना ही एक जैसे हैं, ना ही एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, जब आप एक ओवरव्यू रखेंगे कि एविडेंस एक्ट में पूरा दिया क्या हुआ है, किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना है, तभी आप इस आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे। एंड आई वुड सजेस्ट कि पहले आप थोड़ा एविडेंस एक्ट समझ लीजिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए। क्योंकि अभी अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आई विल से मैं आंसर आपको इसीलिए दे पाऊँगी क्योंकि मैंने एविडेंस एक्ट पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको आंसर दे दूँगी कि रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी इज़ नॉट द सेम थिंग। एनी फैक्ट विच इज़ रेलिवेंट इट नीड नॉट बी एडमिसिबल। फिर मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूँगी कि अगर कोई प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, ठीक है, जैसे हम सेक्शन 122 से 132 प्रिविलेज कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, तो वो रेलिवेंट होती है, पर फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पॉलिसी वो एडमिट नहीं होती, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कई सारी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होती हैं जो कि प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर होती हैं, तो वो सब भले ही फैक्ट एंड इशू से कहीं ना कहीं रिलेशन हो उसका, मतलब जो भी केस चल रहा है, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल हो, अगर उस फैक्ट को जो कम्युनिकेशन है हस्बैंड और वाइफ के उससे प्रूव हो रहा है, वो रेलेवेंट है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पॉलिसी इट इज़ नॉट एडमिसिबल। तो दैट मीन्स रेलेवेंट फैक्ट इज़ नॉट इक्वल टू एडमिसिबल ऑलवेज। फिर एक दूसरी चीज़ हम बोलते हैं कि इसी का ऑपोजिट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर कोई फैक्ट रेलेवेंट नहीं है तो क्या वो एडमिसिबल हो सकता है। तो आपको, अगर आप अच्छे से एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि अगर कोई फैक्ट रेलेवेंट नहीं है तो भी वो एडमिसिबल होता है। कैसे? क्योंकि जब विटनेसेस का क्रेडिट इम्पीच करा जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं, तो सिर्फ वही क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं रेलेवेंट है, उसका वेरासिटी चेक करने के लिए, उसका वो रिलायबल है कि नहीं, वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। विटनेस कह रहा है कि उसने देखा है कि ए ने बी को मर्डर किया है,
पर क्या वो विटनेस ऐसा है जिसकी बात पर ट्रस्ट करा जाए? तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, ये बात जानने के लिए कि विटनेस ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। तो आप देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं होते हैं। इफ़ यू हैव सीन इन मूवीज़ तो भी आप देखेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत कुछ है जो इररेलेवेंट चलता है, जिसका उस केस के साथ में कोई रिलेशनशिप भी नहीं होता है। तो वो क्वेश्चंस कभी कभी देखते हैं आप कि वो क्वेश्चंस कोर्ट जो है वो एडमिट कर देता है, कभी कभी वो एडमिट नहीं करता है। तो उसके भी एक्ट में भी आप देखेंगे कि इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चंस हैं तो कोर्ट एडमिट नहीं करता है। या फिर किसी के ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा दिया गया, आप इलस्ट्रेशन में भी देखेंगे एविडेंस एक्ट में कि क्या वो पर्सन डकैत है, विटनेस से अचानक से पूछ लिया, और जो वकील है उसके पास कोई भी ग्राउंड नहीं है ये कहने का कि उसने डकैती करी है, चोरी करी है, क्या किया है, वो ऐसे ही पूछ लेता है ऑल ऑफ अ सडन। तो दीज ऑल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एडमिसिबिलिटी। तो इसी के साथ हमें एक और चीज़ समझ में आती है कि रेलेवेंसी जो है इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी ये फैक्ट की बात है, और एडमिसिबिलिटी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी जज जो है वो जो डिसाइड करता है दैट इज़ कॉल्ड एडमिसिबिलिटी। ठीक है, तो सेक्शन इसमें बहुत 1 to 67 ही है, लेकिन इन सेक्शन के एनालिसिस कैसे एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से रिलेटेड है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप डेफिनेशंस देखेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड का डेफिनेशन काफ़ी दिया रहता है। तो कई बहुत पीटी में तो ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है, कभी नॉट प्रूव्ड का पूछ लेंगे, कभी डिसप्रूव्ड का पूछ लेंगे। तो कई बार होता है कि वहाँ पे क्योंकि हम जिस समय पढ़ रहे होते हैं उस समय लॉजिक नहीं लगाते तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। आपके बेयर एक्ट में क्या लिखा है वो तो आपको समझ रही है, बट आप उसको आप समझ कैसे रहे हैं, व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ इट? क्या आप उसका एग्जाम्पल देके समझ रहे हैं, क्या आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज समझ रहे हैं? दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं प्रूफ्ड का एग्जाम्पल, जैसे प्रूफ का डेफिनेशन आप देखते हैं क्या दिया है कि कोई भी फैक्ट, एनी फैक्ट, किसी भी फैक्ट को हम कब मानेंगे वो प्रूफ है? जब कोर्ट कंसिडर करता है कि वो फैक्ट किसी बेसिस पे जो उसके सामने मैटर होता है उससे मान लेता है कि वो एग्जिस्ट करता है, वो फैक्ट है, तो उसको बोल देते हैं हम प्रूफ। और जब कोर्ट मान लेता है किसी फैक्ट को कि वो फैक्ट ऐसा है नहीं, या कोई प्रूडेंट मैन, तो यहाँ पे प्रूडेंट मैन लॉ में कई बार होता है प्रूडेंट मैन और रीजनेबल मैन, these terms are used। तो कॉमन सेंस और लॉजिक कभी भी पढ़ते हुए उसको हटाना नहीं है, अपना कॉमन सेंस रखना है। तो सिंपली किसी फैक्ट, कोई फैक्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो डिस्प्रूव्ड है। तो डेफिनेशन भी आप देखेंगे इट इज़ वेरी गिवन इन वेरी सिंपल वर्ड्स। तो एनी फैक्ट विच द कोर्ट कंसिडर्स ऑन द बेसिस ऑफ मैटर्स बिफोर इट that either it does not exist or a reasonable prudent man believes that it does not exist, so it is disproved। फिर नॉन प्रूव्ड मतलब हो गया कि या तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करता, या कि ऐसा फैक्ट जो ना ही प्रूव्ड हो ना ही डिस्प्रूव्ड हो। ठीक है, तो इसके अलावा जब हम ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं तो ओरल एविडेंस बहुत जल्दी हमें सेक्शन चैप्टर 4 में हम देखते हैं ओरल एविडेंस के बारे में दिया है। तो पहली चीज़ कि ओरल एविडेंस, पहली चीज़ ये होता है, सबसे पहले आप एविडेंस एक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले ओरल एविडेंस पढ़ने हो चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पढ़ने, कुछ भी आप आंसर लिखेंगे या किसी को भी आप समझाना है तो सबसे पहले आपको एविडेंस का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो आपसे कोई तुरंत पूछे कि एविडेंस का डेफिनेशन क्या है, यू शुड आंसर इट इमीडिएटली। तो एविडेंस का डेफिनेशन क्या आ गया? ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट अलाउज टू बी मेड बिफोर इट अंडर मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, इट इज कॉल्ड ओरल एविडेंस। For documentary evidence, any document which the court any document which the court requires for inspection, it is called documentary evidence। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के डेफिनेशंस दिए हुए हैं और उसमें भी काफ़ी इलस्ट्रेशन दिए हैं, तो हमें समझना बहुत लॉजिकली है।
अगर आप समझ रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 61 में दिया है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस तरीके से प्रूव करा जाए, तो या तो वो प्राइमरी या सेकेंडरी, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या तो प्राइमरी से प्रूव होगा या सेकेंडरी से प्रूव होगा। फिर 62, 63 में आप देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस डिफाइंड है, और फिर 64 में देते हैं कि ऑल द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्रोवाइडेड, मतलब एक्सेप्ट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 65, ठीक है। तो यानी कि प्राइमरी एविडेंस है क्या? प्राइमरी एविडेंस का आप लिखा बहुत कुछ है, लेकिन आपको समझना कितना सिंपल है। सिंपल सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का पार्ट है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या? यानी कि कोई डॉक्यूमेंट, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है तो वो हो गया प्राइमरी एविडेंस। अगर किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है, कोई सर्टिफाइड कॉपी है, ठीक है, तो ये सब हो गया सेकेंडरी एविडेंस। तो सबसे पहले एक बेसिक लॉजिक जो है वो हमारे दिमाग में सेटअप होना बहुत इम्पोर्टेंट है बिफोर अंडरस्टैंडिंग एविडेंस एक्ट, क्योंकि ऐसा होगा कुछ भी लर्न करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको समझेंगे, और बुक में जो इलस्ट्रेशन दिए हैं वो उसको तो छोड़ना ही नहीं है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा खुद भी एग्जाम्पल्स बना बना के सोचते रहेंगे। इनफैक्ट जो आप एग्जाम्पल्स खुद के बना रहे हैं ऐसे ही, उसको आप एग्जाम में लिख भी देंगे, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट करके लिखेंगे। दीज आर ऑल द थिंग्स जो आपको मार्क्स दिलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब आप इस तरीके से सोचते हैं, एग्जाम्पल्स खुद भी फॉर्मुलेट करते हैं, तो आपकी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू में आपको बता रही हूँ कि एविडेंस एक्ट को आपको किस तरीके से पढ़ना है। कहीं कहीं पे जाके इलस्ट्रेशंस भी थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे मुझे फिर भी ये लगता है कि जहाँ पे डेफिनेशंस टफ हो रही है, और डेफिनेशन याद करने का सिर्फ एक तरीका है, आपको लिखना है। पढ़ लिया एक बार, उसके बाद 2, 3 बार, 4 बार, 10 बार कितना पढ़ोगे? 2 बार पढ़ लिया, उसके बाद उसको लिखना शुरू कर दो। अगर आपने लिखा तो वो आपको ऑटोमेटिकली आप रिटेन कर जाओगे। उसमें 1-2 गलती होगी, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी का रूल है, एक बार गलती होती है तो दूसरी बार उसको हम ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देने जा रही थी इसी का ही, एविडेंस एक्ट में ही, कि किस तरीके, जैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ए ने रॉबरी करी, ए जो है वो रॉब हो गया है, बी ने मतलब एक घर में रॉबरी कर ली है, ठीक है, रॉबरी हो गई है। तो अगर रॉबरी हुई है तो ए विक्टिम हो गया, ठीक है। अब अगर ए ने जाके FIR कर दी है, ठीक है, तो तब तो ये क्या हो गया, ये ए का कंडक्ट हो गया, जो कि सेक्शन 8 में इम्पोर्टेंट हो गया एज रेलेवेंट। लेकिन अगर मान लीजिए कि बी ए के साथ रॉबरी हुई है, मतलब बी ने रॉबरी करी है ए पे, तो या मर्डर किया है, जो भी है, लेकिन अगर उसने कोई FIR नहीं करी, कुछ कंप्लेंट नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, और तब भी वो कह रहा है कि आई एम रॉब्ड, मेरे साथ में रॉबरी हुई है, ठीक है, वो ऐसा कहता है, तो वो क्योंकि उसने कोई FIR कंप्लेंट नहीं करी है तो कंडक्ट की तरह रेलेवेंट नहीं हो सकता, लेकिन वो मेरे एविडेंस को कोरोबोरेट कर सकता है, यानी कि जो एविडेंस कोर्ट में जाएगा उसको सपोर्ट कर सकता है। कोरोबोरेटिव एविडेंस मतलब होता है सपोर्टिंग एविडेंस, तो वो उसको सपोर्ट कर सकता है, जिसका डेफिनेशन 157 में दिया है कोरोबोरेशन का, तो वो सपोर्ट कर सकता है। और या फिर अगर मान लीजिए कि एक ए रॉब हो गया है, या ए का मर्डर हो गया है, या ए का रेप हो गया है, और ए ने ना कंप्लेंट करी है, ना कंप्लेंट FIR नहीं करी है, ठीक है, और वो कह रहा था पहले ही कि मेरा इसने मुझे मारा है, इसने मुझे इंजर किया है, या इसने मुझे रॉब करा है, या इसने रेप किया है, कुछ भी कह रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ए मर जाता है तो ये कंडक्ट की तरह तो रेलेवेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई FIR नहीं हुई, लेकिन ये डाइंग डिक्लेरेशन की तरह रेलेवेंट हो गया। डाइंग डिक्लेरेशन मतलब कोई अगर व्यक्ति जो
अपने डेथ के पहले कुछ फैक्ट बताता है जो उसके साथ में घटित हुआ है, तो उसको कोर्ट सच मान लेती है, क्योंकि माना जाता है कि अगर एक मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, तो इसी पे बेस्ड है डाइंग डिक्लेरेशन। तो कितनी सिंपल सी चीज़ें हैं, बट उसको हमें कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। और जहाँ पे प्रेजेंटेशन और आंसर लिखने की बात है, डेफिनेशंस लिखने की बात है, तो उसका सिंपल से आप 2 बार पढ़िए पर 4 बार लिखिए। 4 बार लिखने से ये होगा कि आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद आ जाएंगी। आपसे कोई कभी भी पूछ ले, यू विल बी एबल टू आंसर इट। बाकी समझने का सिंपल तरीका ये है कि इलस्ट्रेशंस पढ़ना है। फिर डेफिनेशंस हर जगह प्रॉपरली डिफाइंड एविडेंस एक्ट का, बस उसको जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से हम इसी में ही प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हो और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप उसे शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, ठीक है, सो दैट मुझे भी एनकरेजमेंट मिले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बना सकूँ। सो थैंक यू सो मच।